क्या आप जानते हैं कि मुंबई जैसे शहर में एक ऐसी खौफनाक घटना हुई थी जिसने प्रेम और रिश्तों के मायने बदल दिए। किसी के लिए कोई इतना निर्दयी कैसे हो सकता है कि उसे इंसान समझना ही भूल जाए। आज की कहानी ऐसे ही एक केस के बारे में है जिसे सुनकर कोई भी लव मैरिज करने से डरेगा, भले ही दोनों परिवार के लोग राजी क्यों ना हों। नमस्कार दोस्तों, तो क्या हाल चाल है आपके। टुडेज टॉपिक इज प्रियंका गुरव केस। ये कहानी शुरू होती है महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई शहर से। नवी मुंबई में महापे नामक एक जगह है। 6 मई 2017 की तारीख थी। सुबह सुबह का समय था। धीरे धीरे सड़क पर लोगों की चहल पहल बढ़नी शुरू हो चुकी थी। जैसे जैसे लोग महापे के नाले के पास से गुजर रहे थे, उनको नाले के अंदर से बहुत गंदी बदबू आ रही थी। तभी यहाँ से गुजरने वाले एक राहगीर इस गंध को पहचान गए। भले ही यहाँ पर नाला हो, लेकिन वो बदबू मांस के सड़ने जैसी थी। इन्हें कुछ गड़बड़ लगता है। ये तुरंत पुलिस को फोन करते हैं। इन्होंने कंट्रोल रूम में सूचना दी कि नवी मुंबई के महापे में नाले के पास से एक गंध आ रही है। ऐसा लग रहा है कि किसी का शव डिकम्पोज हो रहा हो। लोकेशन पता चलते ही यहाँ के नज़दीकी पुलिस थाने में इस खबर को भेज दिया जाता है। यहाँ का सबसे नज़दीकी थाना था MIDC पुलिस स्टेशन। यहाँ से इंस्पेक्टर अपने कुछ कांस्टेबल्स के साथ वारदात वाली जगह पर पहुँचते हैं। जब उन शख्स ने पुलिस को कॉल किया तो धीरे धीरे यहाँ नाले के पास भीड़ जमा होने लगी। पुलिस यहाँ पर आती है। थोड़ा इधर उधर देखने के बाद समझ में आ गया कि गंध कहाँ से आ रही है। वहीं बड़ा सा एक प्लास्टिक बैग पड़ा हुआ था, उस पर कहीं कहीं रक्त भी जमे हुए थे। इंस्पेक्टर इसको बाहर निकलवाते हैं और इसे खोलते हैं। जैसे ही प्लास्टिक बैग खुला, आसपास मौजूद लोगों के पसीने छूट गए। पहली बार उन्होंने अपने सामने कोई ऐसी चीज़ देखी थी। ये था किसी महिला का धड़, गर्दन के नीचे और कमर के ऊपर का हिस्सा। प्लास्टिक बैग में इसके अलावा ना तो कोई सर था और ना ही हाथ पैर, केवल धड़ ही था। पुलिस ने जब धड़ को ध्यान से देखा तो पता चला कि इसके राइट साइड पर कंधे के पास एक टैटू बना हुआ है। ये टैटू गणेश भगवान का था। इससे 2 चीज़ें पता चलीं, एक तो धर्म और दूसरी ये कि हो ना हो ये महिला यही महाराष्ट्र की रहने वाली हो सकती है, क्योंकि यहाँ गणेश जी का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ के लोग गणेश जी को बहुत मानते हैं। महाराष्ट्र में होने की केवल संभावना थी। ये तो बिल्कुल साफ था कि एक कत्ल का मामला है और कातिल ने यहाँ कोई सबूत नहीं छोड़ा था जिसे मरने वाले के बारे में पता चल सके। उसने पूरी तरह प्लानिंग करके सोच समझकर घटना को अंजाम दिया होगा और ये कोई एक इंसान नहीं हो सकता। पुलिस धड़ का पंचनामा करती है और JJ पोस्टमार्टम सेंटर में भिजवा देती है। उम्मीद थी कि नाले में बाकी और टुकड़े भी मिल सकते हैं। पुलिस कुछ लोगों की मदद से नाले की आसपास फैली झाड़ियों की छानबीन करती है, पर यहाँ से कुछ भी नहीं मिलता। इसके बाद पुलिस आसपास रहने वाले लोगों से, दुकानदारों से पूछताछ करती है। शायद किसी ने इस शव के टुकड़े को फेंकते हुए देखा हो, पर यहाँ से भी कुछ पता नहीं चलता। ये केस सीधे MIDC के इंस्पेक्टर को सौंप दिया जाता है। सबसे पहले तो शव की पहचान करनी थी, जिससे कातिल के बारे में कुछ आइडिया लग सके। पर यहाँ तो विक्टिम का चेहरा ही नहीं था, इसके पहचान के लायक कुछ भी नहीं था। हाँ, केवल एक चीज़ थी, कंधे पर बना गणेश जी का टैटू। ये हुआ कि आखिर इस टैटू से कैसे पता करें। पूरे महाराष्ट्र में ना जाने कितने टैटू आर्टिस्ट होंगे और कितने लोगों ने ऐसा टैटू बनवा रखा होगा। अचानक दिमाग में आया कि क्यों ना न्यूज़पेपर में ऐड डलवाई जाए, शायद इससे कोई इसे पहचान सके। पुलिस ऑफिसर इस शो की सारी इन्फॉर्मेशन आसपास के सभी पुलिस स्टेशंस में वायरलेस के जरिए अनाउंस कर देती है। साथ में न्यूज़पेपर एजेंसीज को भी भिजवा दिया गया। अब अगले दिन यानी 7 मई 2017 को न्यूज़पेपर में ये खबर छप गई कि इस जगह के नाले में किसी महिला का धड़ मिला है। इसके कंधे पर यह टैटू बना हुआ है। अगर इसके बारे में किसी को कुछ पता हो तो MIDC पुलिस स्टेशन से कांटेक्ट करें। अब पुलिस उम्मीद के साथ इंतजार करने लगी, शायद किसी का कॉल आ जाए या कोई इनसे मिलने ही आ जाए। धीरे धीरे 7 मई से 9 मई आ गया। 2 दिन बीत गए। अब तक इस केस में क्राइम ब्रांच के ऑफिशियल्स भी इन्वॉल्व हो चुके थे। 9 मई की सुबह में डोंबिवली से 2 लोग MIDC पुलिस स्टेशन में आते हैं, कविता डूढे और इनके छोटे भाई गणेश डूढे। इन्होंने पुलिस को बताया कि 5 मई से इनकी छोटी बहन प्रियंका गुरव लापता है। उसकी शादी हो चुकी है। वो वर्ली में अपने पति के घर पर रहती थी। हमारी उससे रोज फ़ोन पर बात होती रहती थी, लेकिन 5 मई से उसका फ़ोन बंद हो गया। हमने जब उसके पति सिद्धेश गुरव से पूछा तो उसने बोला कि प्रियंका जॉब इंटरव्यू के लिए गोरई के किसी प्लेसमेंट एजेंसी गई है। हो सकता है कि उसका फ़ोन चार्ज ना हो। थोड़ा वेट करते हैं, शायद वो घर आ जाए। इसके बाद हमने पूरा 5 मई वेट किया, पर उसका कुछ पता नहीं चला। इसके अगले दिन यानी 6 मई को अपनी बहन का पता लगाते लगाते जब कविता गोरई के प्लेसमेंट एजेंसीज पर पहुंची तो यहाँ से पता चला कि प्रियंका गुरव नाम की कोई भी महिला जॉब इंटरव्यू के लिए नहीं आई। ये सुनकर कविता को बहुत बड़ा झटका लगता है।
6 मई को ही प्रियंका के ससुर मनोहर गुरव और पति सिद्धेश वर्ली के पुलिस स्टेशन में अपनी बहू की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराते हैं। तब से ही हम लोग अपनी बहन को ढूंढ रहे हैं। जब हमने अखबार में वो ऐड देखा तो याद आया कि प्रियंका के कंधे पर भी गणेश जी का टैटू गुदा हुआ है। हमें डाउट है कि वो हमारी बहन तो नहीं। ये सारी बातें कविता रोते बिलखते हुए पुलिस इंस्पेक्टर से कह रही थीं। इन्होंने पुलिस से आग्रह किया कि इन्हें वो शव देखना है, खासकर वो टैटू, क्योंकि प्रियंका मेरे साथ ही टैटू बनवाने के लिए गई थी। इसके बाद पुलिस इंस्पेक्टर कविता ढूढ़े और उनके छोटे भाई गणेश ढूढ़े को जे पोस्टमार्टम सेंटर ले जाते हैं। शव यहीं पर प्रिजर्व करके रखा गया था। अभी तक तो केवल धड़ी था, बाकी टुकड़े नहीं मिले थे। कविता उस टैटू को और शव के पास से बरामद हुए कपड़ों को देखकर रोने बिलखने लगी। भाई गणेश भी दुख के सदमे में चले गए। ये प्रियंका का धड़ था। इन्होंने पुलिस से साफ तौर पर बोला कि प्रियंका की इस दुर्दशा के पीछे उसके ससुराल वालों का हाथ हो सकता है, क्योंकि वो लोग इनकी बहन को मारते पीटते थे, खासकर प्रियंका की सास माधुरी गुरव। ये तो प्रियंका से बहुत चिढ़ती थीं, पता नहीं क्यों। अभी हफ्ते भर पहले ही सिद्धेश ने प्रियंका से शादी की थी। ये लव मैरिज थी। शादी से पहले भी सिद्धेश की प्रियंका से किसी बात को लेकर बहस हुई थी। अगर इनमें ऐसे रिश्ते थे तो इन्होंने शादी क्यों की, ये भी समझ में नहीं आ रहा है। प्रियंका शादी के बाद पहली बार अपने मायके आई थी और 3 मई को ससुराल चली गई। उस दिन जो कपड़े उसने पहने थे वही कपड़े आज इस शव के पास से मिले हैं। हैरानी की बात तो यह है कि वो एक दिन से ज्यादा कोई एक कपड़ा नहीं पहन सकती। उसको घिन आता है, धुलने के बाद ही पहनती है। शक ये भी है कि 3 या 4 मई के बीच में ही उसके साथ कुछ हुआ होगा। बहन कविता की ये बातें सुनकर पुलिस के मन में भी सवाल खड़े होने लगे। इन सारे सवालों के जवाब बस एक ही जगह से मिल सकते थे, प्रियंका के ससुराल से। 10 मई तक पति सिद्धेश, सास ससुर माधुरी और मनोहर को MIDC पुलिस स्टेशन में बुलाया जाता है। इनसे पूछताछ किया जाता है। इनका कहना था कि ये तो खुद परेशान हैं। 6 मई को वर्ली पुलिस स्टेशन में प्रियंका की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराई है। हम लोग भी प्रियंका को ढूंढ रहे हैं। पुलिस ने वर्ली में वेरीफाई किया, सच में इन्होंने केस दर्ज कराया था। लगा कि अगर ये लोग गुनहगार होते तो प्रियंका के गायब होने के 48 घंटे के अंदर पुलिस स्टेशन नहीं जाते, बल्कि ये फरार हो जाते। चूंकि प्रियंका अपने ससुराल से गायब हुई थी, इसलिए हो सकता है कि इसकी वहीं किसी से दुश्मनी हो। इसके लिए पुलिस इन गुरव फैमिली के बैकग्राउंड को चेक करती है। इनसे बात किया जाता है, कॉल डिटेल्स खंगाले जाते हैं। आज से करीब 3 साल पहले प्रियंका और सिद्धेश की मुलाकात हुई थी। ये दोनों डोंबिवली के एक कॉलेज में BCom का कोर्स कर रहे थे। दोनों क्लासमेट्स थे। प्रियंका जब छोटी थी तब इसके पिता की मृत्यु हो गई थी। अब घर में बड़ी बहन कविता, भाई गणेश, प्रियंका और इसकी माँ थी। माँ ने जैसे तैसे अपने तीनों बच्चों को पढ़ाया लिखाया। हालांकि घर की हालत उतनी ठीक नहीं थी, इसलिए बड़ी बहन कविता ज़्यादा पढ़ लिख नहीं पाई और इन्हें भी काम करना पड़ गया। बाद में माँ की भी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद कविता इधर उधर काम करके अपने दोनों भाई बहनों को पढ़ाया लिखाया। इनका सपना था कि इनके भाई बहन ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ लिख कर कुछ बड़ा करें। इधर सिद्धेश अपने माता पिता के साथ मुंबई के कल्याण में रहता था। इसके पिता PWD में नौकरी करते थे, सरकारी नौकरी थी। ये संपन्न परिवार था। 2014 में यानी वारदात के 3 साल पहले कॉलेज के दौरान प्रियंका के सिद्धेश से मुलाकात हुई थी। दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। इन्होंने अपना प्यार एक दूसरे से जाहिर किया और रिलेशनशिप में आ गए। धीरे धीरे इनका रिश्ता बिना शादी के ही पति पत्नी के जैसे हो गया था। खाली समय में दोनों की मुलाकात होती थी। नौकरी मिलने के बाद शादी करने के वादे होते थे। एक दिन दोनों ने अपने अपने घरों पर एक दूसरे के बारे में बताया। प्रियंका के भाई बहन ने कहा कि हम तुमको इतनी मेहनत करके पढ़ा लिखा रहे हैं, तुमको अपने करियर पर फोकस करना चाहिए। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, तुमको पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए। उधर सिद्धेश की माँ ने शादी से साफ इनकार कर दिया। उनको किसी और कास्ट में शादी नहीं करनी थी। इन्होंने पहले ही अपने इकलौते बेटे के लिए एक अच्छी सी लड़की देख रखी थी। इस तरह से दोनों के घर वाले शादी से मना कर रहे थे। फिर भी ये दोनों किसी के नहीं सुनते। इनका प्रेम बरकरार रहता है। दोनों में फिजिकल रिलेशन भी था। अब धीरे धीरे समय गुजरता गया। 2-2.5 साल बीत गए। पढ़ाई पूरी करने के बाद सिद्धेश की TCS कंपनी में एक अच्छी खासी पोस्ट पर जॉब लग जाती है। अब ये अपनी नौकरी में बिजी हो गया। प्रियंका से मिलने का टाइम इसके पास बिल्कुल भी नहीं था। धीरे धीरे ये उससे मिलना कम कर देता है। महीने में 1-2 बार ये मिलते थे, नहीं तो वो भी नहीं। पर इनकी फ़ोन पर अक्सर बात होती रहती थी। पहले प्रियंका शादी को कहती तो सिद्धेश बोलता कि नौकरी लगने के बाद ये कर लेंगे। अब तो नौकरी भी लग गई थी। प्रियंका ने फिर से इससे शादी का जिक्र किया। इसने बोला कि अभी जल्दी क्या है, ठीक से सेटल हो जाने दो, आगे का देखेंगे। अब इनका यही सब चल रहा था। प्रियंका शादी करने को कहती पर सिद्धेश बहाने बना रहा था। ऐसे करते करते कई महीने गुजर गए। प्रियंका दुखी रहने लगी। इनकी बड़ी बहन कविता इसे बहुत समझाती हैं कि उसको छोड़ो, आगे बढ़ो, तुम भी कोई जॉब करो।
कब तक ऐसे दुखी रहोगी? लेकिन प्रियंका नहीं सुनती है। ये तो सिद्धेश से बहुत प्यार करती थी, उसको ऐसे छोड़ नहीं सकती थी। इनका तो फिजिकल रिलेशन भी था और शादी के वादे भी हुए थे। एक दिन प्रियंका को पता चला कि सिद्धेश की मां ने कोई लड़की देख रखी है और वो अपनी बेटी की शादी उसी लड़की से करवाएंगी। ये बात पता चलते ही प्रियंका को बहुत बड़ा सदमा लगा। इसके बाद ये सिद्धेश से मिलने को कहती है, पर वो मिलने से मना कर रहा था। फिर भी प्रियंका जैसे तैसे उससे जबरदस्ती मिलती है, शादी की बात करती है। सिद्धेश ने कहा कि मेरे माता पिता तुमको पसंद नहीं करते हैं, वो मेरी शादी कहीं और कराएंगे, अच्छा होगा कि तुम सब कुछ भूल जाओ। प्रियंका कहती है कि अगर हम लोग शादी कर लें तो वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, अंत में उनको स्वीकार करना ही पड़ जाएगा। सिद्धेश कहता है कि अपने माता पिता के खिलाफ नहीं जा सकता। ये फिर गुस्से में कहती है कि मेरा तुमने फ़ायदा उठाया है, अब शादी से मना क्यों कर रहे हो? अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो पुलिस में जाकर कंप्लेन कर दूंगी कि शादी के झूठे वादे करके तुमने मेरा यौन शोषण किया है। इसके बाद तुम जेल में सड़ोगे। ये सुनकर सिद्धेश डर गया। इसके बाद ये अपने माता पिता से बात करता है। इसकी माँ माधुरी तो प्रियंका को अपनी बहू बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहती थी। कविता ने पुलिस को आगे बयान में बताया कि फरवरी 2017 में एक दिन जब ये अपनी ड्यूटी से घर पर आई तो प्रियंका घर पर नहीं थी। पड़ोसियों से पूछा, वहाँ भी नहीं थी। फिर इसको कॉल किया। प्रियंका ने बताया कि ये सिद्धेश की माँ से शादी की बात करने गई है, उनको मनाने के लिए उनके घर पर गई है। आगे प्रियंका रोने लगी और कहने लगी कि इन्होंने मेरी पिटाई की है और घर से बाहर निकाल दिया। इसके अगले दिन सिद्धेश प्रियंका के घर दीवा आता है। सिद्धेश और प्रियंका के बीच उस घटना को लेकर बहस होती है। गुस्से में सिद्धेश ने प्रियंका को जोर से धक्का दिया, जिससे वो दीवार से जाकर टकरा गई। उसके सर में गहरी चोट लगती है। इसके बाद प्रियंका इस बात की शिकायत करने के लिए सिद्धेश के घर पर जाती है। यहाँ उसकी माँ ने उल्टा इसको ही पीटना शुरू कर दिया कि मेरे बेटे से दूर रहो। उन्होंने इतनी जोर जोर से मारा कि उनके हाथ से कांच की चूड़ियाँ टूट गईं। चूड़ी का एक टुकड़ा प्रियंका के कंधे में जाकर धंस गया और गहरा घाव बन गया। उन्होंने उसकी मलहम पट्टी भी नहीं कराई और ऐसे ही घर से भगा दिया। उसको बहुत गहरी चोट आई थी। इस बात का पता चलने के बाद भाई गणेश और बहन कविता विष्णुनगर के पुलिस स्टेशन में मारपीट का केस दर्ज कराने के लिए जाते हैं। इन्हें सिद्धेश के पिता मनोहर ने जैसे तैसे समझा बुझाकर रोक लिया कि समाज से हमारी इज्जत चली जाएगी, लोग क्या सोचेंगे, शायद हमारी नौकरी भी चली जाए। आप माफ कर दो, दोनों की शादी कराने की जिम्मेदारी मेरी है, मैं इनकी शादी कराऊंगा, आप चिंता मत करो। इन्होंने शादी कराने का वादा भी किया। फिर ये मामला शांत होता है। इस घटना के बाद प्रियंका सिद्धेश के घर पर रहने के लिए चली जाती है। यहाँ पर माता पिता भी रह रहे थे। इसको लगा कि इसकी शादी यहाँ पर हो रही है तो अपने नए परिवार को अच्छे से जान लिया जाए, उनकी पसंद नापसंद क्या है। करीब 3 हफ्ते तक ये अपने ससुराल में रही। इसके बाद ये अपने घर पर चली आई। अपने घर आकर प्रियंका ने कविता को बताया कि इसकी सास बहुत बुरी है, वो हमेशा झगड़े करने के बहाने ढूंढती है। उन्होंने इसका गला घोटने की कोशिश भी की, गुस्से में हंसिया फेंक कर भी मारा। ये सुनकर कविता डर जाती है। इन्होंने कहा कि ये सब कुछ होने के बावजूद भी तुम उस घर में शादी क्यों करना चाहती हो? तुम्हारी जान को खतरा है, तुम शादी मत करो। प्रियंका ने कहा कि ये सिद्धेश से बहुत प्यार करती है, उसके साथ ही रहेगी। पुलिस ने जब सिद्धेश की मां से पूछा कि आप प्रियंका को पसंद क्यों नहीं करती थीं, तो इन्होंने उसके कैरेक्टर पर सवाल उठाते हुए बोला कि उसका और भी लड़कों के साथ अफेयर है, वो 2 बार प्रेग्नेंट हो चुकी है, 2 बार बच्चे गिरा दिए, वो हमारे घर की बहू नहीं बन सकती। अगर उसकी शादी हमारे घर में हुई तो समाज में हमारी बहुत बदनामी होगी। सिद्धेश के पिता ने शादी कराने का वादा नहीं निभाया, शायद ये भूल चुके थे। आगे चलकर ये शादी कराने का फैसला करते हैं। अप्रैल के पहले हफ्ते में शादी की डेट रखी गई। इन्हीं दिनों इनका प्रमोशन हो जाता है। इनको वर्ली में PWD का सरकारी आवास मिल गया। अब गुरु परिवार को यहाँ पर शिफ्ट होना था, इसलिए इन्होंने शादी की डेट को कैंसिल करके 30 अप्रैल की रख दी। प्रियंका के घर वाले उतने संपन्न नहीं थे, इसलिए इन्होंने दादर के एक मंदिर में शादी कराने का फैसला लिया। 30 अप्रैल को यानी शादी वाले दिन प्रियंका थोड़ी दुखी दिख रही थी। वैसे जिस दिन के लिए इसने ये सब कुछ सहन किया था वो दिन आ गया, पर ये दुखी क्यों है, चिंतित क्यों है? बहन इससे पूछती है पर यह कुछ भी नहीं बताती। इसका शायद सिद्धेश से झगड़ा हुआ था। करीबी रिश्तेदारों की मौजूदगी में शादी संपन्न करा दी जाती है। प्रियंका अपने ससुराल चली गई। भाई गणेश ने बताया कि शादी के बाद जब प्रियंका घर पर आई तो वो डरी सहमी सी लग रही थी। हमने उससे पूछा पर वो कुछ बताती नहीं है। फिर 3 मई को ये वापस से अपने ससुराल चली गई। जैसा कि बहन ने बताया कि 5 मई से प्रियंका की कोई खोज खबर नहीं है। ससुराल वालों से पता चला कि वो जॉब इंटरव्यू के लिए गई है, पर वहां पर प्रियंका नाम की कोई भी महिला इंटरव्यू के लिए नहीं आई। 6 मई को सिद्धेश और मनोहर प्रियंका के मायके आते हैं। इन्होंने कहा कि बहू का कुछ पता नहीं चल रहा है। फिर इन्होंने वर्ली के पुलिस स्टेशन में कंप्लेन की। यहाँ वर्तमान समय में पुलिस गौरव फैमिली से पूछताछ करती है। सिद्धेश का कहना था कि मैं उससे प्यार करता था, शादी की, भला मैं उसका कत्ल क्यों करूंगा?
और वो भी केवल शादी के 5 दिन बाद। माता पिता का भी कहना था कि शादी तो हो गई, हम कुछ नहीं कर सकते, हमने उसे बहू के तौर पर स्वीकार कर लिया था। जब शक की कोई भी चीज़ पुलिस को नहीं मिली तो इन्हें छोड़ दिया जाता है। हालांकि पुलिस को ये बात खटक रही थी कि जो औरत शादी से पहले प्रियंका को इतनी मार पीट रही थी, आखिर वो ऐसे कैसे बदल सकती है। इन्होंने खास तौर से माधुरी के कॉल डिटेल्स पर ज़्यादा ध्यान दिया। खोजते खोजते इसमें एक शख्स का नाम पुलिस के सामने आया। वारदात वाला दिन 3 या 4 मई के बीच का था। इस दिन सिद्धेश की मां ने किसी से फ़ोन पर बात की थी। ये कोई रिश्तेदार नहीं था जिससे रोज़ बात होती हो। पिछले करीब 10 या 12 दिनों से इससे बातें चल रही थीं। 4 मई की रात को भी इसे कॉल किया गया था। इस शख्स का नाम है दुर्गेश पतवा। ये ज्वेलरी का काम करता था। इसके नाम पर कई केसेस भी दर्ज हैं। पुलिस इसको उठा लेती है। ये 10 मई 2017 की ही बात है। इससे पूछताछ किया गया। ये पुलिस से डर कर कन्फेस कर लेता है कि लड़की के ससुराल वालों ने ही इसके साथ मिलकर उसका कत्ल किया है। बस यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आ गया। वापस से गौरव फैमिली को उठाया गया। इन्हें अलग अलग कमरे में बिठाकर बात किया गया। ये लोग लगातार कह रहे थे कि प्रियंका के बारे में इन्हें कुछ भी नहीं पता। इन्हें यह भी नहीं पता था कि दुर्गेश पकड़ा जा चुका है। थोड़ा प्रेशर बनाने पर सिद्धेश के पिता टूट जाते हैं। इसके बाद इन्होंने सारा सच पुलिस के सामने खोल दिया। प्रियंका के शादी करने के दबाव की वजह से गौरव फैमिली का दिमाग खराब हो चुका था। ये प्रियंका से पीछा छुड़ाना चाहते थे। इसके लिए माधुरी दुर्गेश को कॉल करती है। इनमें पहले से ही थोड़ी बहुत जान पहचान थी। ऊपर से दुर्गेश क्रिमिनल माइंडेड भी था। माधुरी ने प्रियंका का कत्ल करने के लिए 1 लाख रुपए देने का प्रस्ताव रखा। दुर्गेश मान जाता है। 24-25 मई से गौरव फैमिली वर्ली के सरकारी आवास में रहने लगी थी। यहीं से प्रियंका को रास्ते से हटाने की प्लानिंग शुरू हुई। शादी करना भी प्लान का एक हिस्सा था। 4 मई की रात को जब प्रियंका सो रही थी तभी दुर्गेश को कॉल करके बुलाया गया। ये चुपके से घर में आता है। दुर्गेश ने एक तकिया लिया। बाकी फैमिली मेंबर्स ने प्रियंका के हाथ और पैर जोर से पकड़ लिए ताकि ये विरोध न कर पाए। फिर दुर्गेश तकिए से प्रियंका का दम घोटना शुरू कर देता है। थोड़ी ही देर में वो शांत पड़ गई। फिर ये लोग घसीट कर इसको बाथरूम में लेकर जाते हैं। दुर्गेश ने अपने एक और साथी विशाल लालचंद सोनी को कॉल करके बुलाया। इनका काम था शव ठिकाने लगाना। विशाल अपनी एक ब्लैक सेंट्रो कार लेकर घर पर आता है। उधर बाथरूम में प्रियंका के टुकड़े हो रहे थे। कहा जाता है कि टोटल 11 टुकड़े किए गए। हाथ पैर के छोटे छोटे टुकड़े, सर और धड़। फिर इनको अलग अलग प्लास्टिक बैग्स में पैक किया जाता है। टोटल 3 बैग्स में पैक किए गए। एक में सर को पैक किया गया, एक में धड़ को और एक में इन हाथ और पैर के टुकड़ों को। फिर दुर्गेश और विशाल भोर में गाड़ी से निकलते हैं और अलग अलग 3 जगहों पर टुकड़ों को फेंक देते हैं। आगे चलकर विशाल भी पकड़ा जाता है। वो सेंट्रो गाड़ी भी बरामद हो गई। कत्ल के 8 दिनों के बाद शव के बाकी टुकड़े भी पुलिस को मिल जाते हैं। शाहपुर से प्लास्टिक बैग और चादर में लिपटा सर, बदलापुर से हाथ और पैर की राख, क्योंकि इन्होंने इसे जंगल में लाकर जला दिया था ताकि कोई समझ न पाए कि यह किसी इंसान का है। 40,000 रुपये इन्हें एडवांस में दिए गए थे, बाकी काम होने के बाद दे दिए गए। इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से प्लानिंग की थी, पर एक टैटू की वजह से इनकी करतूतें सामने आ गईं। इन सबके ऊपर कत्ल की साजिश रचने, कत्ल करने, सबूत मिटाने जैसे चार्जेस लगे। फिलहाल इनके ऊपर कार्रवाई चल रही है। तो कहानी यहीं पर खत्म करते हैं। अब कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।